Okay, good morning, children. Today, in the amine, we will discuss chemical properties. In the last lecture, we discussed basic character or basic character. First part of the chemical properties. In the second part, we will discuss rest of the properties of the amine. सबसे पहले हमारे पास एसाइलेशन है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन react with the acid chloride, acid anhydride, ester, nucleophilic substitution reaction. This reaction is known as acylation. The product obtained by acylation reaction is known as amide. The reaction is carried out in the presence of base stronger than amine like pyridine, which removes HCl so formed and shifts the equilibrium to the right hand side. Acyl group, RCO group is called acyl group. तो एसिड हैलाइड एनाइड्राइड एंड एस्टर तीनों में हमें ये ग्रुप मिलता है, ठीक है। और ये ग्रुप किसके द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, किसके अमीन के, तो RNH, तो ये जो H डिस्प्लेस होगा तो इसकी प्लेस पे CO आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड OR यानी एमाइड फॉर्म हो जाएगा, जिसका जो प्रोडक्ट होता है एमाइड होता है। फिर दूसरी बात, क्योंकि एमीन अपने आप में बेसिक है तो मीडियम हमको मोर बेसिक चाहिए, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल है और उसको रिवर्सिबल ना हो तो जो HCl फॉर्म होगा उसको अगर हम रिमूव करते चलेंगे तो रिएक्शन शिफ्ट करेगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू ली बेटले प्रिंसिपल। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को देखो यहाँ पे, तो क्या है, सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है किसका, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का किस पे, कार्बन पे। जब नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन पे अटैक कर रहा है तो जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा किस पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट केस में यहाँ से Cl रिमूव होगा और अब देखो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज था वापस किसके बीच में आएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और एट द सेम टाइम जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था उसको बैलेंस करने के लिए ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन रिमूव हुआ तो HCl बन गया और ये हो गया एमाइड यानी इथाइल इथेनामाइड। दूसरी बात, हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यानी pyridine यूज़ किया ताकि रिएक्शन कैसी हो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिमूव होती रहे और HCl हम यहाँ पे लगातार क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सेम रिएक्शन देखो, अगर हमने यहाँ सेकेंडरी अमीन लिया उसको रिएक्शन कराई तो ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा एंड फाइनली ये और ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और बॉन्ड किसके बाद बीच में बन जाएगा, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो ये बन गया HCl रिमूव हो गया और एमाइड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कार्बिल एमीन रिएक्शन। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन ये कहती है कि कोई भी अगर एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है उसको अगर हम रिएक्ट करा रहे क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमें एक आइसोसाइनेट फॉर्म होता है। इट इज़ अ फोलिक सब्सटेंस ऑफ द अनप्लेजेंट स्मेल होती है उसकी। और क्या फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, आइसो साइनाइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये रिएक्शन हमें कभी भी सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन नहीं देता, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन हमको ये रिएक्शन नहीं देता। और क्योंकि प्राइमरी एमीन ही केवल दे रहा है और उसमें भी जब भी आइसोसाइनेट बनेगा तो बहुत ही अनप्लेजेंट स्मेल आएगी, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं एज ए डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द प्राइमरी एमीन। तो इसको हम प्राइमरी एमीन के डिस्टिंग्विश टेस्ट के जैसे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो RNH2 क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर रहा है KOH की प्रेजेंस में, तो क्या बन जा रहा है, RNC। तो R, ये R, ये N, ठीक है। यहाँ से C मिल गया इसको, RNC बन गया। यहाँ 3KCl3 तो 3KCl बन गया और बाकी हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर बना ले। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्शन विद द HNO2 है, इसके साथ है ये रिएक्शन, ठीक है। अब HNO2 के साथ जब रिएक्शन होती है तो याद रखिए कि प्राइमरी एमीन जो होते हैं नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करते हैं और एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं जो काफ़ी अनस्टेबल है। तो देखो RNH2 HNO2 से रिएक्ट करके या NNO2 HCl के मिक्सचर से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, डाइजोनियम क्लोराइड। ये अनस्टेबल है तो ये इमीडिएटली हाइड्रोलाइज होगा, टूटेगा और हमें क्या देगा, एल्कोहल देगा, नाइट्रोजन देगा और क्या देगा, HCl देगा।
तो प्राइमरी एलिफेटिक एमीन हमें क्या देता है, अल्कोहल देता है और नाइट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस रिएक्शन को। सेकेंड, लेकिन अगर हम यही रिएक्शन एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन के साथ कराएं नाइट्रस एसिड की आइस कोल्ड सॉल्यूशन में यानी एट वेरी लेवल टेम्परेचर पे, तब हम देखते हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। बहुत ही केमिस्ट्री में अगर हम माने तो लेबोरेटरी सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। वी कैन प्रिपेयर एनी फंक्शनल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ द डाइजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन जो होता है वो आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रस एसिड से NaNO2HCl से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl डाइजोनियम, क्योंकि N2 है डाइजो ग्रुप है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स वाई कॉल्ड डाइजोनियम, और Cl है उस पर माइनस चार्ज, तो क्लोराइड, तो क्या हो जाता है, डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एनिलीन से, और इस प्रोसेस को हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। दिस इज द डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन क्या है, डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट है प्राइमरी एमीन की, सेकेंडरी एमीन की और टर्शियरी एमीन की। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl को हम बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहते हैं। इसको हम लोग हंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं। विथ यहाँ लिखा है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन टू फॉर्म सल्फेनामाइड। क्या बनाता है, ये सल्फोनामाइड बनाता है। अब क्या होता है कि जो प्राइमरी एमीन है वो रिएक्ट करता है और जो कंपाउंड बनता है सल्फोनामाइड वो सॉल्युबल होता है बेस में। सेकेंडरी एमीन रिएक्ट तो करता है बट वो सॉल्युबल नहीं होता बेस में, और टर्सरी में रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये तीन अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है यहाँ पे। तो पहला कैसे कहता है कि प्राइमरी एमीन रिएक्ट कर रहा है, सल्फोनामाइड बना रहा है, विच इज सॉल्युबल इन अ बेस। तो दिस रिएक्शन ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विथ प्राइमरी एमीन इल्ड एन इथाइल बेंजीन सल्फोनाइल एमाइड। यहाँ देखो ये है SO2Cl, सबसे पहले ये HCl यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जब HCl रिमूव हो गया तो S किससे बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन से। S किससे बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन से। तो ये बन गया देखो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। कहाँ सॉल्युबल है, इन एल्केलाइन। क्यों सॉल्युबल है, बिकॉज इसके पास नाइट्रोजन पे अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं कि जब हम इसी रिएक्शन को करा रहे सेकेंडरी एमीन के साथ तो डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म। अब क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे अभी भी H है तो ये H रिएक्ट करेगा, HCl निकल जाएगा और कंपाउंड बन गया, लेकिन आगे फर्दर सॉल्युबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब यहाँ नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो सॉल्युबिलिटी नहीं होगी KOH में। टर्शरी एमीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब हम टर्शरी एमीन लेते हैं R और R, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता नाइट्रोजन के पास, इसीलिए ये सल्फोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट नहीं करता और हमें कोई कंपाउंड नहीं देता। तो इसीलिए इसको यूज़ करते हैं हम एज ए डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट फॉर द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अल्कोहल में काफ़ी वेरिएशन था फिनॉल के केसेस में, वैसे हमें काफ़ी वेरिएशन मिलता है अमीन की रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले हमें पता है कि हम 5 अलग अलग रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमेशा पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, फिर डलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। सबसे पहले वो हेलोजिनेशन में हम ब्रोमिनेशन देखें तो दो कंडीशन एप्लीकेबल है यहाँ पे। एक, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन यानी एक्वस सॉल्यूशन के प्रेजेंस में ब्रोमीन से रिएक्शन। अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले तो अगर हम बात करें NH2 की, तो NH2 का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है वो आर्थो और पैरा पोजिशन पे करता है। इसका मतलब जो NH2 ग्रुप है वो एक आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ाएगा, आर्थो पोजिशन पे बढ़ाएगा एंड द पैरा पोजिशन पे बढ़ाएगा। तो NH2 क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है आर्थो पैरा पोजिशन पे, तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और वो डायरेक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को टू अटैक एट आर्थो एंड पैरा पोजिशन। लेकिन NH2 अपने आप में हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
तो जब ब्रोमीन वाटर से यानी पोलर मीडियम में हम रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है कि एक्वस ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर जब रिएक्ट करता है तो ब्रोमीन जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं आर्थो पैरा पोजिशन से सभी पे जाके क्या होता है सब्स्टिट्यूशन शो करता है और हमें ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिलता है। तो ब्रोमीन जब रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है हमें ट्राई ब्रोमो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल रहा है। ये वाइट कलर का कंपाउंड है, ये भी यूज़ होता है एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट। अब लेकिन जनरली हमने जब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन पढ़ी तो हम क्या करते हैं कि आर्थो डेरिवेटिव पैरा डेरिवेटिव सेपरेट डेरिवेटिव मिलते थे हमको कि आर्थो ब्रोमो कंपाउंड मिल रहा है पैरा ब्रोमो। अब हमको एक सेपरेट डेरिवेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इसकी एक्टिविटी को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसकी एक्टिविटी को कैसे कम करें तो हम क्या करते हैं कि उसका पहला एसाइलेशन कराते हैं। एसाइलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड बन जा रहा है किसके साथ, CH3CO के साथ। जब ये CH3CO के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये एसाइल डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ये इन्वॉल्व हो जाएगा किस में, रिजोनेंस में विद द किसके साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे N है, ये C डबल बॉन्ड O है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ रिजोनेंस शो करेगा। उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण क्या होता है कि लेस अवेलेबिलिटी होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टू इन्वॉल्व इन अ कंजुगेशन विद द बेंजीन रिंग और इन अ रिजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। तो इसी के कारण क्या होता है कि अब इसकी एक्टिविटी घट जाएगी और अब हमें जब ब्रोमीन डेरिवेटिव अटैक करेगा तो वो कहाँ करेगा, मेजर प्रोडक्ट पैरा पे, माइनर प्रोडक्ट आर्थो पे। जब ये अटैक करके इंडिविजुअल बन गया तब इसको एसिड या बेस से रिएक्शन कराओ, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, वापस से आपको एनिलीन मिल जाएगा और आपको क्या मिल गया, 4 ब्रोमो एनिलीन। तो जब भी आपको सेपरेट डेरिवेटिव चाहिए तब आपको उसका एसाइलेशन कराना पड़ेगा एनिलीन का, ठीक है। नेक्स्ट आइए नाइट्रेशन के केस में। जैसे हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा वैसे नाइट्रेशन भी एक स्पेशल केस है। होता क्या है कि हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि एनिलीन कैसा है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो हमें केवल आर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव मिलने चाहिए। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे देखो पैरा डेरिवेटिव 51% मिल रहा है, आर्थो डेरिवेटिव केवल 2% मिल रहा है और मेटा डेरिवेटिव 47% मिल रहा है। ये कहाँ से आ गया, क्वेश्चन तो ये उठता है कि आपको तो यहाँ मेटा डेरिवेटिव मिलना ही नहीं चाहिए था बट ये मिल रहा है, वो भी 47% मिल रहा है, ऐसा क्यों। तो कारण ये है कि जब हमने स्टार्टिंग पढ़ना शुरू किया तो हमने कहा था कि जब बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है ना। यहाँ पे भी एक केस ये होता है कि जब हाइड्रोजन आयन, क्योंकि HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर यूज़ करते हैं एज ए नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो जो हाइड्रोजन आयन है वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको उससे क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और ये बना लेगा आपका एनिलीनियम कैटायन NH3 पॉजिटिव। और ये एनिलीनियम कैटायन जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो विड्रॉइंग ग्रुप कैसे बिहेव करेगा। तो इस एनिलीनियम कैटायन बनने के कारण, ठीक है, ये कैसे बिहेव करता है एज ए मेटा डायरेक्टिंग और हमें मेटा डेरिवेटिव मिलता है। देखो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इल्ड direct oxidation product addition to nitro derivative. Moreover, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form anilinium ion which is meta directing. That is why besides the ortho para derivatives, significant amount of meta derivative is also formed. किसके कारण मिल रहा है, ड्यू टू एनिलीनियम कैटायन बनने के कारण। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें फिर वही बात है, आर्थो या पैरा सेपरेट डेरिवेटिव मिले, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे तो हमें मिल गया, अगर हम एक बनाना चाह रहे हैं तो इन दैट कंडीशन आप क्या करो, फिर इसका क्या करते हैं, एसाइलेशन कर दो। अगर हम NH2 ग्रुप का क्या करते हैं, बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन रिएक्शन एसिटिक एनाइड्राइड द नाइट्रेशन रिएक्शन मे बी कंट्रोल एंड द पैरा डेरिवेटिव कैन बी ऑब्टेन। तो जैसे अभी हमने एसाइलेशन ब्रोमिनेशन में किया था वैसे एसाइलेट ग्रुप से रिएक्ट करा दो। जब एसाइलेशन करा दोगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम नाइट्रेशन कराएंगे तो हमें NO2 कहाँ मिलेगा, पैरा पोजिशन पे मिला, फिर उसको एसिड बेस से रिएक्शन करा दो, आपका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस, आपको वापस क्या मिल जाएगा, एनिलीन, तो पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। लास्ट हमारे पास सल्फोनेशन है। सल्फोनेशन के केसेस को अगर हम देखें तो ये भी इम्पॉर्टेंट अपने आप में अलग रिएक्शन है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर वही बात है कि एनिलीन रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब क्योंकि सॉल्ट बनेगा, फिर बात है ये बेस है ये एसिड है तो ये आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे, तो H2SO4 कहाँ रिएक्ट करेगा, इससे डायरेक्ट रिएक्ट करेगा।
और हमको क्या दे रहा है, NH3HSO4 माइनस। ये कितने टेम्प आप उस, ये तो बन गया हमारा सॉल्ट। लेकिन अगर हम इसको हीट करते किस पे, 453 से 473 केल्विन पे, तो हमें देता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फेनिक एसिड। ये देगा सल्फेनिलिक एसिड देगा। अब देखो ये ये जो ग्रुप है यहाँ से क्या रीअरेंज होके यहाँ आ गया, तो हमें क्या दे रहा है, ये पैरा एमिनो बेंजीन सल्फेनिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड या सल्फेनिलिक एसिड को दे रहा है। अब क्या हो रहा है, एज द मेजर प्रोडक्ट, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे लोन पेयर है, अब ये एसिड के जैसे बिहेव करेगा, ये बेस है, तो क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से चला जाएगा इसके पास, तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज, इस पे आ गया माइनस चार्ज। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव आयन भी हो और नेगेटिव आयन भी हो, उसको ज्विटर आयन कहते हैं। तो ये बन जाता है एक ज्विटर आयन। तो एक इम्पॉर्टेंट का टर्म है ज्विटर आयन, पूछा जाता है आपसे, और कैसे बनेगा तो आप ये रिएक्शन शो करते हो, ठीक है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट टर्म यह है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं देता, यानी एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता। क्यों नहीं देता, कि फिर वही काम है कि जो हमारे पास AlCl3 कैटलिस्ट होता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में, वो लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर किससे रिएक्ट कर जाएगा, इससे रिएक्ट कर जाएगा AlCl3 से। तो ये जब इससे रिएक्ट कर जाएगा तो ये बना लेगा सॉल्ट, और ये सॉल्ट बनाने के कारण AlCl3 एज ए कैटलिस्ट अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेगा, एल्काइल इलेक्ट्रोफाइल एसाइल इलेक्ट्रोफाइल, और हमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो वो कहते हैं क्यों, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है वो रिएक्ट कर जा रहा है विद द एनिलीन, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जा रहा है, फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, तो फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन हमको यहाँ पे नहीं मिलता। तो ये हमारा ओवरऑल केमिकल रिएक्शन है। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन एंड नेम द प्रोडक्ट। अब एसिड बेस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है। ये बेस है, ये HCl एसिड है, तो क्या होगा, ये इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये CH3 है 3, ठीक है। तो ये तो हमारा CH3 CH2 CH2 और NH2 इसके साथ लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा NH3, ठीक है, Cl माइनस, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। सेम एस अगर ये अगला भी रिएक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, C2H5 होल थ्राइस एन HCl, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्ट। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे दोनों, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अगर आप याद रखो, हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ी तो हमने कहा कि एलिफेटिक एमीन मोर बेसिक है किससे, अमोनिया से, अमोनिया मोर बेसिक है किससे, एरोमेटिक एमीन से, है ना। यही हमारे पास पूरा ऑर्डर था। एलिफेटिक एमीन में भी हमने पढ़ा था इथाइल का और मिथाइल का अलग अलग। मिथाइल का हमने पढ़ा था कि मिथाइल के केस में सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्शरी का ऑर्डर होता है। सेकेंडरी मोर बेसिक प्राइमरी मिथाइल से, प्राइमरी मिथाइल मोर बेसिक देन टर्शरी मिथाइल से। इथाइल के केस में थोड़ा सा अलग होता है, सेकेंडरी इथाइल मोर बेसिक देन टर्शरी, या टर्शरी इथाइल मोर बेसिक देन प्राइमरी इथाइल। तीन अलग अलग इफेक्ट हमने वहाँ पढ़े थे, सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमें, तो क्वेश्चन को अगर गौर से देखो तो पहले को देखो, तो यहाँ पे देखो एक इथाइलेमीन है, फिर क्या है बेंजाइलेमीन यानी एनिलीन है, फिर अमोनिया है, फिर आपका CH3CH5CH2NH2 है और C2H5 2NH है। तो इस दिखा रहा है कि 2 एलिफेटिक एमीन है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। उसके बाद दूसरा C2H5NH2। अब इसमें क्योंकि CH2 ग्रुप आ गया, तो जो लोन पेयर है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा अमोनिया से, अमोनिया और फिर उसके बेंजाइलिन, ठीक है, एनिलीन होगा। सेम एस सेकेंड वाले में आते हैं, तो C2H5NH2 है, C2H5 होल ट्वाइस NH है, C2H5 होल थ्राइस N है और C6H5NH2 है। ये ऑर्डर तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेकेंडरी इथाइलेमीन मोर बेसिक देन टर्शरी, टर्शरी मोर बेसिक देन प्राइमरी, प्राइमरी मोर बेसिक देन Na। थर्ड देखो तो मिथाइल का ऑर्डर दिया है, इसको देखो तो मिथाइल वाला ऑर्डर है, तो मिथाइल वाले ऑर्डर में भी हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी मिथाइल सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर कौन होगा प्राइमरी, फिर कौन होगा टर्शरी, फिर अब इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ रिजोनेंस मिल रहा है। तो ये देखो हमारे पास ये है आपका ऑर्डर मिल गया। सिंपल से रिएक्शन से अगर आप ध्यान रखें तो आराम से कर सकते हैं।
लास्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्या है, राइट रिएक्शन ऑफ द फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विथ एक्सेस ऑफ मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। वैसे तो देखो बहुत सिंपल तरीके से अगर हम लिखें तो हमें पता है कि जब भी हम रिएक्शन कराते हैं किसी भी अमोनिया की या डेरिवेटिव की एमीन की RNH2 की किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ सॉरी एल्काइल हैलाइड के साथ RX के साथ, तो हमें क्या मिलता है, पहले प्राइमरी एमीन, फिर सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शरी एमीन, फिर क्वाटरनरी एमीन, और फिर फाइनली क्वाटरनरी एमीन सॉल्ट मिलता है। तो यहाँ भी वही होगा। सबसे पहले हम यहाँ रिएक्शन देखना शुरू करें तो अगर इस रिएक्शन को गौर से देखो तो होता क्या है कि एनिलीन है, एनिलीन किससे रिएक्ट कर रहा है, CH3I से। तो जब करेगा तो ये इस पर अटैक कर रहा है यहाँ पे, और ये इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर यहाँ जो कंबाइंड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, एन मिथाइल एनिलीनियम CH3I कंपाउंड बन गया। अब रिएक्शन क्योंकि कार्बोनेट की प्रेजेंस में हो रही है तो कार्बोनेट इससे रिएक्ट करेगा, आयोडीन को यहाँ से लेके अलग हो जाएगा, तो ये हमारा सेकेंडरी एमीन बन गया। और जब सेकेंडरी एमीन बना फिर उसको फर्दर रिएक्ट कराएंगे इससे CH3I से, तो एक CH3NH हाइड्रोजन को और डिस्प्लेस करेगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा C6H5N CH3 होल ट्वाइस एन टर्शरी एमीन बन गया। फिर हमने क्या कहा, टर्शरी पे फिर रिएक्ट कराएंगे तो क्वाटरनरी एमीन बनेगा, फिर CH3I की रिएक्शन कराई तो ये जो लोन पेयर है उसके साथ रिएक्ट करेगा CH3, अब ये यहाँ से इस पर अटैक हो गया तो ये CH3 इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे C6H5N CH3 होल थ्राइस और I माइनस एन सॉल्ट बन गया आपका एन ट्राई मिथाइल, ठीक है, एनिलीनियम आयोडाइड बन गया। अब फर्दर क्योंकि रिएक्शन कार्बोनेट की प्रेजेंस में हो रही तो जब सॉल्ट बनेगा तो कार्बोनेट उसके साथ रिएक्ट करेगा, और कार्बोनेट में से क्या होगा, सोडियम आयोडाइड अलग हो जाएगा और कार्बोनेट आयोडाइड के प्लेस पे आकर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एन ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम एनिलीनियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है। वैसे भी याद रखिए कि जब भी हम एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन एमीन पे करते हैं तो हमें सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी एमिनियम साल्ट का मिक्सचर मिलता ही मिलता है। लास्ट हमारे पास है, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विथ बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। ये तो हम अभी ये पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी हम बेंजाइल ग्रुप से रिएक्ट कराएंगे यानी एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्रेट से रिएक्शन करेंगे तो हमें अमाइड मिलेगा। तो यहाँ पे भी हमें अमाइड मिलेगा। सबसे पहले क्या हुआ, ये इस पर अटैक कर रहा है, यहाँ अटैक किया जी पे, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया पूरा प्रोडक्ट। सेकेंड केस होगा, क्योंकि ये लोन पेयर इसमें साथ इन्वॉल्व था तो एन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ से चला गया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड क्या आएगा, अब रिमूवल है तो पहले क्या रिमूव करेगा, अगर हम रिमूवल को देखें तो यहाँ पे रिमूवल में क्या होगा, क्लोरीन रिमूव करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन पे आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन के बीच चला गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया NH, तो ये क्या बन गया, एमाइड। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर करस्पॉन्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N, राइट द IUPAC नेम एंड द आइसोमर विच विल लिबरेट नाइट्रोजन गैस ऑन द ट्रीटमेंट। देखो ये कंपाउंड हमें है ना, तो ये हमको याद रखो क्योंकि ये हमको दे सकता है CH3 CH2 CH2NH2 प्राइमरी एमीन, दूसरा आइसोमर हमें प्राइमरी एमीन ही दे सकता है CH3 CH NH2 CH3, है ना, दो प्राइमरी एमीन मिल गए। तीसरा हमें क्या दे सकता है, CH3N CH3 टर्सरी एमीन दे सकता है, या हमें दे सकता है CH3 CH2 NH CH3 यानी सेकेंडरी एमीन दे सकता है। तो इसका मतलब है कि ये इसके आइसोमर क्या पॉसिबल है, प्राइमरी एमीन में दो कि प्रोपाइल एमीन बन गया, यस टू प्रोपेन 2 एमीन बन गया, या आपका सेकेंडरी एमीन बन गया, टर्शरी एमीन बन गया। ठीक है, एन मिथाइल इथेनामीन या एन डाइमिथाइल मिथेनामीन बन गया आपका जो टर्शरी एमीन था। उसके अलावा जब हम याद रखते हैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन, तो हमने नाइट्रस एसिड से जब रिएक्शन पढ़ी थी तो हमने कहा था प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड से करके अल्कोहल बनाता है। तो जो प्राइमरी एमीन था आपका CH3 CH2 CH2 NH2, इसको जब आप नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ NH2 की जगह पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, सिंपल सा देखो CH3 ये बन गया प्रोपाइल, यहाँ पर लग जाएगा OH, तो आपका प्रोपेनॉल बन जाएगा।
या प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये इतना ओवरऑल हमारे पास है एमीन का लास्ट टॉपिक था। ये एमीन की केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो गई। थैंक यू।